Hello everyone, welcome to our channel RS Tax Gyan Hub. Firstly, I would like to say thanks to all of you for giving me so much support by liking my videos and subscribe my channel. Today I will discuss about the ISD. Let's start the topic. ISD, Input Service Distributor. तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि सर्विस के इनपुट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आईएसडी क्या होता है? आईएसडी एक ऑफिस होता है, जैसे कि आपका एक हेड ऑफिस हो गया। हेड ऑफिस क्या करेगा? इनवॉइस रेज करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, फिर वो उस इनपुट को जो उसके पास पड़ा हुआ है, जिसे वो यूज नहीं कर सकता है, वो आपके ब्रांचों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका पूरा प्रोसेस करने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया है जीएसटी में। इससे पहले भी ये कंसेप्ट आपके सर्विस टैक्स में था, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है? एक ऑफिस होता है, हेड ऑफिस हो गया। तो उसमें क्या है, जैसे कि उसने बहुत तरह की सर्विसेज ली। मान लिया हम कोई भी कंपनी लेते, रिलायंस ले लिया। रिलायंस का हेड ऑफिस हमने मान लिया कि हमारा क्या है, मुंबई में हेड ऑफिस है, राइट। मुंबई में हेड ऑफिस है और उसके ब्रांचेस बैंगलोर, दिल्ली और यूपी, हरियाणा, अलग अलग स्टेट्स में है, राइट। अब क्या हो गया कि मुंबई में हेड ऑफिस में उनके पास से क्या हो गया, उन्होंने कोई सर्विस ली, एक सॉफ्टवेयर की सर्विस ली। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की सर्विसेज पे जो उनको टैक्स लग के आया, जीएसटी लग के आया, वो जीएसटी का इनपुट वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हेड ऑफिस में ना बिलिंग हो रही है, ना ही कोई उनके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी है। उनके लिए वो क्या है, वो इनपुट क्या है, वेस्ट है। अब जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर की सर्विस ली, ब्रांच को अलग अलग बांट के बिल तो रेज नहीं होगा। बिल किसके नंबर पे है? बिल आ गया हेड ऑफिस के नाम से, हेड ऑफिस के नाम पे बिल आ गया। अब उसके पास इनपुट लायबिलिटी को यूज करने के लिए कोई लायबिलिटीज ही नहीं है जीएसटी की, तो वो इसलिए एक ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने कि ऐसा यदि कोई सीन है तो हेड ऑफिस क्या करे, वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराए एज ए आईएसडी। यदि उसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, उसके बावजूद भी उसको आईएसडी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यदि उसको इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। ठीक है, अब हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा? आईएसडी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और ब्रांच को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, तो ये क्या अपना इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था कि मुंबई में, अब मान लिया उन्होंने सॉफ्टवेयर की ली थी। अब उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को सभी ब्रांचेस क्या करती हैं, यूज करती हैं, तो सभी उसमें कॉमनली क्या हो गया, वो क्रेडिट, क्या कॉमन क्रेडिट के तरीके से हो गया, वो सभी में बांटा जाएगा। तो ये तो मैंने एक थोड़ा सा समराइज आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बताया है। अब इसके अंदर की मैं कंडीशंस आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इनवॉइस मैंने आपको बता दिया, इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, प्लस आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, जो कब, जैसे ये मंथ हुआ, इस मंथ के नेक्स्ट मंथ में यानी कि सक्सेडिंग मंथ में 13th तक को उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ और भी कंडीशन है। इसमें क्या है, जैसे इस मंथ का आईटीसी है तो वो इसी महीने में क्या होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसका कोई डेफरमेंट का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा है कि आरसीएम बेस कोई पे नहीं करता, आईएसडी आरसीएम बेस्ड पेमेंट नहीं कर सकता, यानी कि उनको प्रॉपर टैक्स ही पे करना है और उसी टैक्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ध्यान रखिए, यदि कोई ऐसी सर्विस है जिसपे आरसीएम लग रहा है, तो उस केस में या तो यदि वो ब्रांच से डायरेक्ट लिंक करता है तो उसी ब्रांच के एड्रेस पे और ब्रांच के जीएसटी नंबर पे रजिस्टर्ड कराए, बिल रेज कराए, ताकि वो डायरेक्ट वहां से आरसीएम पे करे। अदरवाइज हेड ऑफिस को आरसीएम मतलब कि नॉर्मल आपका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा आरसीएम बेस पे करने के लिए, तो वो ये कर सकते हैं। अदरवाइज आरसीएम के लिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो आईएसडी में रजिस्ट्रेशन कराए और आरसीएम पे कर दे, देयर इज नो ऑप्शन, राइट। अब इन्होंने कहा है कि उसमें कैसे कैसे उनको पे कर सकते हैं, कि यदि जैसे उनकी 5 ब्रांचेज हुई है, उसमें से कुछ टैक्सेबल हैं, कुछ टैक्सेबल नहीं है, तो क्या होगा। तो यदि आपकी 3 ब्रांचेस या 4 ब्रांचेस टैक्सेबल हैं, बाकी एक एग्जेम्प्ट है, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एज इट इज ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सभी में इक्वल। यदि आपका मतलब जो एग्जेम्प्टेड के पास जाएगा वो वेस्ट जाएगा, तो वेस्ट ही जाना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता आप किसी और ब्रांच को एक्सेस दे दो या फिर आप ऐसे यूज कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि इनवॉइस में क्या क्या आपका होना चाहिए। तो इनवॉइस में बताया है कि आपका आईएसडी का नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर
और आपका रिसिपिएंट का भी नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, डेट ऑफ इशू, सीरियल नंबर, अमाउंट ऑफ द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सिग्नेचर ऑफ द आईएसडी और हिज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये सब होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आपकी बैंकिंग कंपनी हुई, यदि आईएसडी बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उनके लिए सीरियल नंबर मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे सीजीएसटी है आपका, आपने मान लिया जैसे हेड ऑफिस को लोकल का बिल मिला है तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, अदर स्टेट का होगा तो आईजीएसटी। अब जैसे दिल्ली की ब्रांच को ट्रांसफर करना है उनको, या हरियाणा की अदर ब्रांच, कोई भी स्टेट की ब्रांच को, सभी को ट्रांसफर करना है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी को वो कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि यदि सीजीएसटी एसजीएसटी है तो उसको आप एज इट इज तो ट्रांसफर नहीं कर सकते दिल्ली वालों को, क्योंकि वो मुंबई का सीजीएसटी एसजीएसटी है, वो दिल्ली में कैसे यूज करेंगे। तो यदि लोकल ब्रांच है तो सीजीएसटी एसजीएसटी को एसजीएसटी, आईजीएसटी को आईजीएसटी, लेकिन अदर स्टेट को आईजीएसटी को तो आईजीएसटी, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी को कन्वर्ट करके यानी कि आईजीएसटी बना के तब आपको ट्रांसफर करना होगा। एक डॉक्यूमेंट इसके लिए सपोर्टिव है, तो रूल्स में डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो ट्रांसफर तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जैसे कि कोई स्पेशल सर्विस है, मान लिया आपकी यूपी ब्रांच के लिए किसी कोई केस चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस ली, बिल हेड ऑफिस के नाम से बन के आ गया, तो डायरेक्टली लिंक है आपका दिल्ली ब्रांच का, तो दिल्ली ब्रांच का ही डायरेक्टली लिंक है, तो टोटल का टोटल दिल्ली ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई बाइफर्केशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह यदि वो दो ब्रांच में है, डायरेक्टली लिंक कॉमन है, तो दोनों को जाएगा, सबको नहीं जाएगा। लेकिन कोई ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट सभी ब्रांचेस ले रही हैं, तो वो सभी में प्रोपोर्शनेट जाएगा। किस प्रोपोर्शन में जाता है? टर्नओवर के प्रोपोर्शन में। मान लिया जैसे आपको अप्रैल का डिस्ट्रीब्यूट करना है अप्रैल मंथ में, तो आप लास्ट ईयर का प्रीसीडिंग देख लेंगे टर्नओवर, उसके बेस पे कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको करंट में करना है तो जब तक का उसके लास्ट क्वार्टर का। ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि लास्ट ईयर हमारे पास 2 ब्रांचेज है या 3 ब्रांचेज है, मतलब 1 या 2 ब्रांच हमारे करंट में आई है। अब उनके लिए तो कोई बेस ही नहीं है टर्नओवर का लास्ट ईयर का, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उनके लिए ऑप्शन दिया गया है कि लेटेस्ट क्वार्टर का आप टर्नओवर ले, उसके बेस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसमें, हाँ, अब डेबिट और क्रेडिट नोट का इशू। कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई हमारे पास बिल हुआ, उस बेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनपुट। ठीक है, अब इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाद में हमारे पास आया कि वो तो हमारा कम था, उसने हमें डेबिट नोट इशू कर दिया, तो हमें भी उसी प्रोपोर्शन में डेबिट नोट आगे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कई बार इसी तरह सेम में कि हमें इनपुट रिड्यूस करना पड़ा, हमें पास क्रेडिट नोट आ गया, तो हम आगे भी क्रेडिट नोट इशू कर देंगे सेम प्रोपोर्शन में जिसमें हमने इनपुट इशू किया था। कई बार क्या होता है कि किसी ब्रांच के पास कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं है और किसी के पास काफी लायबिलिटीज है, तो कोई ये प्लानिंग करने की सोचे कि भाई हम जो प्रोपोर्शन कर रहे हैं वो ऐसा ना करके उस ब्रांच को ज्यादा दे दें, तो ऐसा यदि किसी ने कर दिया तो वो विद इंटरेस्ट के साथ रिकवरी होगी, और वो जो रिकवर होगा वो दूसरी ब्रांच को दें या नहीं दें इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब दिया ही नहीं जाएगा। इसमें क्या क्या कंडीशन है कि जब ऐसे हो जाए, किन किन केस में हो सकता है, या तो अपने एक्सेस दे दिया हो, ठीक है, या आपका इनएप्रोप्रिएट रेशियो हो, या फिर आपने सप्लायर को, हाँ, ये दोनों केस है, दोनों केस में हो जाएगा कि दोनों केस में से जो भी होगा तो उसमें विद इंटरेस्ट के साथ डिमांडेड रिकवरी की तरह से पूरा प्रोसेस लगेगा और आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब मैं इसको आपको क्या रह गया इसमें, एग्जम्प्टेड वाला तो मैंने आपको बता दिया कि सबका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कि 2 ब्रांच, मान लिया हम एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल्ली की ब्रांच का टैक्सेबल है और मुंबई का भी टैक्सेबल है, हरियाणा का मान लिया हमारा एग्जम्प्ट है। टर्नओवर बेस हम बांटते थे अभी तक, तो अभी लेकिन हरियाणा को तो एग्जम्प्टेड हम इनपुट देंगे, तो फिर क्या होगा, तो मैंने अभी बताया कि भूल जाओ, टर्नओवर का बेस लो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वेस्ट जाएगा तो जाएगा, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक मेन क्वेश्चन हो रह गया। अब हेड ऑफिस ने क्या खरीदा, हेड ऑफिस ने खरीदा कोई एसी या कोई प्रिंटिंग मशीनरी या कोई और कोई मशीनरी।
अब बताइए कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम इनको बांटे ब्रांच को, तो कैसे बांटे? आप कहोगे टर्नओवर के बेस बांट दो। नहीं फ्रेंड्स, नहीं बांट सकते। नाम पे ध्यान दीजिए, ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट। केवल सर्विसेज का इनपुट बांटने के लिए ये वाला प्रोविजन है, अदरवाइज आप इसमें गुड्स का इनपुट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, वो आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैंने ISD का इसमें काफी कुछ कवर करने की कोशिश की है कि कैसे आप किन किन केस में आप टर्नओवर में बांटेंगे, कब आपको क्वार्टर बेस मान सकते हैं, कब आपको लास्ट ईयर का मानना है। ठीक है, और एग्जाम्प्ट होगा तो क्या होगा, आपके लिए पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ एक कंफ्यूजन आता है क्रॉस चार्ज का। क्रॉस चार्ज के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेके आने वाली हूँ कि ISD और क्रॉस चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के कंसेप्ट को प्रॉपर क्लैरिटी के साथ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप सजेशन दे सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैप्पी शिवरात्रि।